हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ये हमारा थर्ड सेमेस्टर होने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट, ये जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है हिंदी में राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और विमर्श, इस सब्जेक्ट का हम ऑलरेडी जो आपका सिलेबस है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमारा सिलेबस कंप्लीट है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये कहूँ जो बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। एंड अगर आपने ये वीडियोस देख ली तो आप पूरी बुक क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरी बुक को कवर कर लेंगे। फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नोट्स कहाँ मिलेंगे ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉल्स के न्याय सिद्धांत की नारीवादी आलोचना पर चर्चा कीजिए। यानी रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है, इसका जो नारीवादी आलोचना है, इस पर आपको चर्चा करनी है, क्योंकि रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो नारीवाद की आलोचना करता है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिखेंगे, रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि उन्होंने 1971 में लिखी थी, में न्याय को निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया। यानी इनका मतलब था कि जो न्याय है वो निष्पक्ष होता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उन्होंने मूल स्थिति और अज्ञान का आवरण जैसी अवधारणाएं प्रस्तुत की। यानी इन्होंने मूल स्थिति और जो अज्ञान का आवरण है, ऐसी जो स्थिति है वो सामने रखी थी। आधार पर व्यक्ति को दो न्याय सिद्धांतों को चुनते हैं। यानी देखिए, इनके आधार पर ही जो व्यक्ति है वो दो न्याय सिद्धांतों को चुनते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं तो चलिए देखेंगे। पहला होता है हमारा समान मौलिक स्वतंत्रता, उसके बाद में हमारा होता है सामाजिक आर्थिक असमानताएं तभी स्वीकार्य जब वह सबसे कमज़ोर वर्ग के हित का हो। यानी सामाजिक आर्थिक जो असमानता है वो तब स्वीकार्य, यानी तब अपनाई जाएंगी वो जब सबसे कमज़ोर वर्ग से आ रहा होगा। ठीक है, हालांकि नारीवादियों ने इन सिद्धांतों की कई आधारभूत आलोचना भी की है। यानी नारीवादियों ने इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आलोचना की है, आधारभूत। ठीक है, किस तरह से, तो पहली आप लिखेंगे परिवार और निजी क्षेत्र की उपेक्षा। किस तरह से इन्होंने कहा कि जो ये रॉल्स का सिद्धांत है, नारीवादियों का तर्क है कि परिवार और निजी क्षेत्र जो होते हैं उनकी उपेक्षा करता है। किस तरह से करता है, नारीवादियों का तर्क है कि रॉल्स ने न्याय की चर्चा मुख्यतः सार्वजनिक राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित रखी और परिवार या घरेलू ढांचे को न्याय के मूल संस्थाओं का हिस्सा नहीं माना। यानी इन्होंने जो रॉल्स हैं, उन्होंने जो न्याय है वो सिर्फ सार्वजनिक या राजनीतिक जो क्षेत्र है वहीं तक सीमित रखा, बल्कि जो हमारा घरेलू या फिर पारिवारिक ढांचा है उसको न्याय के सिद्धांत से अलग रखा। क्या ये चीज़ सही है? तो नारीवादियों का मानना है गलत है, क्योंकि देखिए, अगर नारियों के साथ हिंसा हो रही है, क्या वो न्याय नहीं मांगेंगी? जाहिर सी बात है वो लोग न्याय मांगेंगे, पर रॉल्स के सिद्धांत के अनुसार तो वो न्याय में आता ही नहीं है, तो कैसे मांगेंगी न्याय? तो इसलिए जो नारीवादी हैं वो इसका विरोध करते हैं। जबकि लिंग आधारित असमानताओं की जड़ परिवार और निजी जीवन में ही पाई जाती है। और नारीवादियों का मानना है कि जो लिंग आधारित जो असमानता है वो कहाँ पाई जाती है, जाहिर सी बात है परिवार में ही पाई जाती है। स्टार्टिंग तो परिवार से ही होती है, तभी तो वो समाज में जाती है। अब अगर परिवार में ही न्याय, कानून, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो उस चीज़ को कैसे रोकेंगे? इसीलिए नारीवाद जो है वो इसका विरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लैंगिक असमानता की अनदेखी। किस तरह से जो लैंगिक असमानता है इनकी अनदेखी की है रॉल्स ने? इसमें आप लिखेंगे, रॉल्स के सिद्धांत मुख्यतः वर्ग, संपत्ति और अवसर की असमानता पर केंद्रित है, लेकिन यह पुरुष और महिला के बीच मौजूद सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं की पर्याप्त व्याख्या नहीं करता। यानी देखिए, ये जो है ये वर्ग, संपत्ति, अवसर की जो असमानता है उन पर तो केंद्र करता है, लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच जो असमानता है, सामाजिक सांस्कृतिक असमानता है, भेदभाव है, उन पर ध्यान नहीं देता। तो इसी वजह से इसकी भी बुराई की है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मूल स्थिति की आलोचना। किस तरह से इन्होंने मूल स्थिति की जो आलोचना की है उसको देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे, नारीवादियों का कहना है कि रॉल्स की मूल स्थिति एक अमूर्त और लिंग तटस्थ अवधारणा है, पर वास्तव में व्यक्ति कभी भी लिंग निरपेक्ष नहीं होता। यानी इन्होंने जो मूल स्थिति बताया है, जो अच्छी स्थिति बताई है, वो अमूर्त है, वो रियल लाइफ में नहीं हो सकती, क्योंकि जो
लिंग आधारित तटस्थता है वो वास्तव में होती है, ना कि अमूर्त स्थिति या ये कहूँ मूल स्थिति नहीं होती। इनके अनुभव और पहचान सामाजिक संरचना में गहराई से प्रभावित होती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे कैरोल बैटमैन और सुसेन होकिन की आलोचना, यानी इन लोगों ने भी आलोचना की है। किस तरह से इन लोगों ने आलोचना की है आपको नाम पता होनी चाहिए। कैरोल बैटमैन ने कहा कि रॉल्स का सिद्धांत यौन अनुबंध और पितृसत्तात्मक सत्ता संबंधों को नज़रअंदाज करता है। यानी ये कहते हैं कि जो रॉल्स का सिद्धांत है वो यौन अनुबंध जो होते हैं उनको नज़रअंदाज करता है और पितृसत्तात्मक जो हमारे समाज में एक्चुअल में है उसी को अनदेखा कर देता है। तुसेन मॉलर ओकीन ने स्पष्ट किया कि यदि परिवार में न्याय लागू नहीं किया जाता तो समाज में वास्तविक लैंगिक समानता संभव नहीं है। यानी ये कहते हैं कि अगर परिवार में न्याय लागू नहीं होगा तो समाज में भी वास्तविक जो लैंगिक समानता है और जो वास्तविक समानता है वो नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग जो होती है ना वो परिवार से होती है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति है जो चोर बनता है बड़े होकर, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? उसके घर से होगी, क्योंकि उसने शुरू में कुछ ना कुछ चुराया होगा और उसके घर में पता होगा, बट उसके घर वालों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं किया उसके विरुद्ध, तो इसलिए वो बड़ा चोर बन गया। तो किसी भी चीज़ की अच्छी या बुरी चीज़ की जो स्टार्टिंग होती है वो घर से होती है, क्योंकि बच्चे की जो सबसे पहली क्लास होती है वो उसका घर होता है, जिसकी वजह से ही जो समाज में बदलाव हैं वो होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नारीवादी वैकल्पिक दृष्टिकोण। इसमें आप लिखेंगे नारीवादी सिद्धांतकार मानते हैं कि न्याय केवल वितरण का प्रश्न नहीं बल्कि देखभाल, मान्यता और सत्ता संबंधों के पुनर्गठन का भी प्रश्न है। यानी न्याय जो है वो केवल वितरण का प्रश्न नहीं है कि भैया बांट दो, नहीं, वो देखभाल का, मान्यता का और जो सत्ता संबंध है उनका ही पुनर्गठन का भी प्रश्न है, ताकि सारी चीज़ें सुव्यवस्थित चल सकें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार नारीवादी आलोचना यह दिखाती है कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत यद्यपि आधुनिक राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण है, किंतु लैंगिक असमानता और निजी जीवन की सत्ता संरचना को अनदेखा करता है। यानी ये जो सिद्धांत है रॉल्स का, ये जो आधुनिक राजनीतिक आदर्शवाद है या राजनीतिक दर्शन है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारी लैंगिक असमानता है, निजी जीवन है, हमारा जो पारिवारिक जीवन है, उसके लिए ये अनदेखी करता है, उस पर ध्यान नहीं देता। नारीवादियों का मत है कि जब तक न्याय की अवधारणा परिवार और लैंगिक संबंधों तक विकसित नहीं होती तब तक वास्तविक समानता स्थापित नहीं हो सकती। यानी ये लोग मानते हैं कि अगर हमारा जो न्याय है वो परिवार से स्टार्ट नहीं होगा ना, जो हमारी लैंगिक संबंध हैं, जहाँ हमारे लैंगिक संबंध बनते हैं, जो हमारा परिवार है जो हमें एक्चुअल में शिक्षित करता है, अगर हम वहाँ न्याय नहीं लाएंगे तो हमारा जो वास्तविक न्याय है या समाज में न्याय है वो तब तक नहीं होगा। क्योंकि एक बच्चे को अच्छा और बुरा जो भी सीख मिलती है वो बचपन से मिलती है, और बचपन से मिलने का मोटिव ही ये होता है कि बड़ा होकर जो बच्चा है वो या तो अच्छा बनेगा यानी पॉजिटिव बनेगा, या फिर नेगेटिव बन जाएगा, बुरा बन जाएगा, चोर बन जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो स्किल्स हैं, या ये कहूँ ये सारी जो शिक्षा है वो परिवार से ही मिलती है, इसीलिए न्याय का परिवार में होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा J.S. मिल द्वारा व्यक्ति भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी J.S. मिल ने जो व्यक्ति भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता बताई है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, उसके महत्व पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए फिर इसको स्टार्ट करेंगे। किस तरह से इसमें देखेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल, यानी देखिए इनका जो फुल नेम है वो जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ने अपनी प्रसिद्ध कृति ऑन लिबर्टी जो उन्होंने 1859 में लिखी थी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उदारवादी दर्शनों के केंद्र तत्व माना है। यानी इन्होंने जो उदारवादी दर्शन है उनको केंद्र तत्व माना अपनी बुक के लिए। एंड देखिए इनका नाम याद करने के लिए बहुत ईजी एक तरीका है, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगर आपने एक चूहे की स्टोरी है, मतलब पूरी फिल्म है स्टुअर्ट,
स्टुअर्ट के ऊपर, उसका नाम ही स्टुअर्ट होता है, चूहे का नाम, ठीक है। तो वो जो है एक फैमिली उसे अडॉप्ट करती है चूहे को अपने बेटे का भाई बनाने के लिए, तो वो एक लड़के का भाई बनता है स्टुअर्ट। तो उस स्टोरी से आप इनका नाम याद कर सकते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। आई होप आपको ये पता चला होगा अगर आपने ये मूवी देखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उनके अनुसार विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न केवल व्यक्ति के विकास के लिए बल्कि समाज की प्रगति के लिए भी अनिवार्य है। यानी ये कहते हैं कि जो हमारे विचार हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हमारे समाज की प्रगति के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इनकी प्रमुख दलीलों की बात करें कि इन्होंने कौन कौन सी दलीलें दी हैं, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इन्होंने क्या क्या दलीलें दी हैं। तो पहला आप लिखेंगे सत्य की खोज के लिए आवश्यक क्या। इसमें आप लिखेंगे मिल का मानना था कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण सत्य का स्वामी नहीं होता। विचारों की स्वतंत्रता और विवाद से ही सत्य की पहचान और संशोधन संभव है। यानी देखिए इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सच्चा नहीं हो सकता, ये पूर्णतः सच नहीं बोल सकता, ये रियलिटी है। क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई झूठ ज़रूर बोलता है, बट जब हम विचारों की और जो बातचीत होती है उसके ज़रिए जो सत्य है उसको बाहर ला सकते हैं। यदि किसी विचार को दबा दिया जाए तो शायद वही विचार सत्य हो। यानी हो सकता है कि जिस विचार को हम दबा रहे हैं या फिर जिस विचार को हम नहीं ला रहे सामने, कि वही सत्य हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे त्रुटि भी उपयोगी किस तरह से। जो त्रुटि होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, वो भी उपयोगी होती हैं। मिल का तर्क था कि गलत या असत्य विचार भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वह सत्य विचारों को और मजबूत करते हैं। असहमति समाज को आलोचनात्मक और जीवित बनाए रखती है। यानी देखिए जो त्रुटि हैं, जो बुराइयां हैं, जो असत्य है, वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये सत्य विचारों को और ज़्यादा मजबूत करने का कार्य करते हैं। क्योंकि जब तक बुराई ना हो तो उसकी जो अच्छाई पर जीत है वो तभी तो होगी जब बुराई होगी। अच्छाई होगी तो जीत किस पे होगी? अच्छाई की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तित्व का विकास किस तरह से। विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वायत्तता और संरचनात्मकता को विकसित करती है। बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति केवल सामाजिक अनुकरणकर्ता बनकर रह सकता है। यानी देखिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी समाज की संरचना के लिए। क्योंकि अगर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तो वो एक तरह से सिर्फ समाज में चलता फिरता जो मुर्दा है या फिर चलते हुए जो डॉल है उनकी तरह बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुमत की निरंकुशता से रक्षा किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे मिल ने चेतावनी दी थी कि खतरनाक सत्ता केवल राज्य की नहीं बल्कि बहुमत की निरंकुशता की भी होती है। यानी इन्होंने कहा जो खतरनाक सत्ता होती है वो केवल राज्य की नहीं बल्कि बहुमत की भी निरंकुशता करती है, उसको भी अनदेखा करती है। विचारों की स्वतंत्रता आलोक सांख्यिकी विचारों और व्यक्ति की रक्षा करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक समाज का आधार। लोकतांत्रिक समाज का क्या आधार होता है? इसमें आप लिखेंगे लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब नागरिकों को आलोचना और असहमति प्रकट करने का अधिकार हो। यानी लोकतंत्र तभी तो होगा जब नागरिक अपनी सहमति और असहमति दिखा सकेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक संवाद को उत्तरदायित्व का आधार देती है। यानी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो जो हमारा लोकतंत्र है उसको बढ़ाने और उसको आगे करने के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। आगे हम चलेंगे निष्कर्ष की ओर। इसमें आप लिखेंगे इस प्रकार जे.एस. मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्य के आधार पर माना। यानी इन्होंने ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सामाजिक प्रगति है और लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका आधार माना। उन्होंने इसे ही न केवल राजनीतिक आधार बल्कि मानवीय गरिमा और बौद्धिक विकास का मूल स्तंभ भी माना है। आज भी उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूल का यह दृष्टिकोण प्रासंगिक और प्रेरणा स्रोत है। यानी आज भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। स्वतंत्रता के विभिन्न धारणाएं बताइए। यानी इस क्वेश्चन में आपको स्वतंत्रता का आखिर होती क्या है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है ये आपको बताना है और इसकी कौन कौन सी धारणाएं हैं ये आपको बतानी है। चलिए देखेंगे परिचय से। स्वतंत्रता राजनीतिक सिद्धांत का एक केंद्रीय विचार है। सामान्यतः स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति का बिना किसी अनुचित बाधा के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। यानी देखिए स्वतंत्रता का अर्थ ही यह है कि बिना किसी रोक टोक, बिना किसी बाधा के वो अपनी इच्छा से
कोई भी कार्य कर सके, परंतु राजनीतिक चिंतकों ने इसे अलग अलग दृष्टिकोण से समझा और जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं उन्होंने सभी ने जो स्वतंत्रता है उसकी अलग अलग परिभाषा दी है। स्वतंत्रता का अर्थ, अगर हम स्वतंत्रता के पर्टिकुलर अर्थ की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता केवल बाधा रहित स्थिति नहीं बल्कि ऐसी सामाजिक राजनीतिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास करता है। यानी जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ एक बाधा रहित स्थिति नहीं है कि जिसमें कोई बाधा ना हो, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो और जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार विकास कर सके। यह व्यक्ति और राज्य अधिकार और कर्तव्य तथा बाधा और अवसर के बीच संतुलन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता की प्रमुख धारणाएं। अगर स्वतंत्रता की प्रमुख धारणाओं की बात करें तो चलिए इसमें आप लिखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता किस तरह से, देखिए नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो पहले आप लिखेंगे प्रतिपादक में आप लिखेंगे थॉमस हॉब्स, जे.एस. मिल, टाया बर्लिन। ठीक है, ये इसके प्रतिपादक है। अगर अर्थ की बात करें तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में बाहरी बाधाओं या हस्तक्षेप को हटाना ही हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। प्रश्न, मुझ पर कौन हस्तक्षेप कर रहा है, यानी मुझ पर कौन हस्तक्षेप कर रहा है, ये इसका प्रश्न रहता है कि कोई भी मुझ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर आलोचना की बात करें तो ये केवल बाधा का अभाव मानकर स्वतंत्रता को बहुत सक्रिय कर सकता है। ठीक है, अगर सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो प्रतिपादक जो है वो टी.एच. ग्रीन, रूसो, हेगेल, ये सभी इसके प्रतिपादक हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर सकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थ की बात करें तो आत्मनिर्णय, आत्मविकास और सामूहिक हित में सहभागिता की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न की बात करें तो मैं अपने जीवन का स्वामी कैसे बनूं, इसमें यह होता है कि मैं अपने जीवन का कैसे स्वामी बन सकता हूं, इस बात पर जोर होता है। अगर महत्व की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे यह स्वतंत्रता को मात्र बाधा रहित अवस्था नहीं बल्कि क्षमता और अवसरों से जोड़ता है। ठीक है, यानी ये जो है ये स्वतंत्रता को बाधा रहित जो अवस्था है उससे ही नहीं बल्कि जो अवसर हैं उनसे भी जोड़ने का कार्य करता है ताकि व्यक्ति आगे बढ़ सके। अब हम देखेंगे उदारवादी धारणा। उदारवादी धारणा किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे उदारवादी स्वतंत्रता को मुख्यतः व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य की न्यूनतम भूमिका से जोड़ा जाता है। यानी व्यक्तिगत अधिकार हो और राज्य की न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ है अभिव्यक्ति, धर्म, संपत्ति, राजनीतिक भागीदारी की स्वतंत्रता। यानी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए और राज्य की जो भागीदारी है उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मार्क्सवादी धारणा। अगर मार्क्सवादी धारणा की बात करें तो मार्क्सवाद के अनुसार केवल औपचारिक अधिकार पर्याप्त नहीं है। यानी इनके अनुसार जो औपचारिक अधिकार होते हैं वो ही पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं हो पाती, उसके अलावा भी कुछ चाहिए। वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब आर्थिक शोषण और वर्ग असमानताएं समाप्त हों। यानी जो वास्तविक जो स्वतंत्रता है वो तभी हो पाएगी जब आर्थिक जो शोषण है, वर्ग जो असमानता है, ऊंच नीच है, वो जब समाप्त हो जाएगी तभी हमारी जो रियल स्वतंत्रता है वो होगी। इसीलिए स्वतंत्रता को सामाजिक आर्थिक संरचना से जोड़ा जाता है। ठीक है, इसीलिए जो स्वतंत्रता है उसे सामाजिक और आर्थिक जो संरचना है उससे भी जोड़ा जाता है। नारीवादी और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर देखिए सारे ही दृष्टिकोण दे रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आप लिखेंगे नारीवादियों का तर्क है कि यदि पितृसत्ता और परिवार में असमानता बनी रही है तो स्वतंत्रता अधूरी है। यानी देखिए अगर परिवार में सिर्फ पितृसत्ता या पारिवारिक जो असमानता है वो बनी हुई है तो तब तक हम कह नहीं सकते हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि जो स्त्री हैं वो तो फिर भी दबी भी ही हैं, पुरुषों के अधीन हैं। तो इस तरह से हम कह नहीं सकते कि सभी लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामुदायिकतावादी मानते हैं कि व्यक्ति केवल समुदाय के संदर्भ में स्वतंत्र हो सकता है, पूर्णतः अकेला नहीं। यानी समुदायवादी जो हैं ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो तब स्वतंत्र होगा जब समूह के साथ होगा, अकेले वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे स्वतंत्रता एक बहुआयामी अवधारणा है। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिगत क्षेत्र की रक्षा पर बल देती है। यानी जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो व्यक्तिगत जो क्षेत्र होता है उस पर बल देने का कार्य करती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता क्षमता और आत्मविकास पर, यानी जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो क्षमता और आत्मविकास पर जोर देती है। ठीक है,
आगे आप इसमें लिखेंगे उदारवादी, मार्क्सवादी, नारीवादी और सामुदायिक दृष्टिकोण। इसे और गहराई देते हैं क्योंकि देखिए जो उदारवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, नारीवादी है, सामुदायिकवादी हैं, इन सभी का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। इसीलिए स्वतंत्रता को समझना केवल बाधा का अभाव नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज दोनों की संभावनाओं को पहचानना है, क्योंकि व्यक्ति क्या चाहता है और समाज क्या चाहता है, दोनों की जो संभावना है उनको पहचानना ही हमारा स्वतंत्रता है, ना कि सिर्फ जो बाधाएं हैं उनको रोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज शब्द का अर्थ क्या है? स्वराज पर गांधी जी और बाल गंगाधर के त्रिकोण को स्पष्ट कीजिए। यानी स्वराज शब्द का क्या अर्थ है ये आपको बताना है, और स्वराज पर गांधी जी और बाल गंगाधर जो हैं इनका जो दृष्टिकोण है ये आपको स्पष्ट करना है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे परिचय से। सबसे पहले हम देखेंगे ये स्वराज शब्द का अर्थ क्या है। यानी स्वराज का अर्थ ही क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्व पर शासन। यानी जब हम स्वयं अपने आप पर शासन करते हैं तो वो हमारा स्वराज कहलाता है। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर पर आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय की अवस्था है। यानी ये एक ऐसी अवस्था है जो राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही नहीं बल्कि हमारे सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जो अभिव्यक्ति है वहाँ तक भी आधारित होती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज की अवधारणा ने केंद्रीय स्थान प्राप्त किया है, और भारतीय जो उस स्वतंत्रता आंदोलन है उसने स्वराज की जो अवधारणा है उसका केंद्र बनी है। ठीक है, अगर हम बाल गंगाधर तिलक के दृष्टिकोण की बात करें कि ये क्या समझते हैं या इनका क्या दृष्टिकोण है स्वराज को लेकर, तो इसमें आप पहला लिखेंगे राजनीतिक स्वराज की परिकल्पना। राजनीतिक स्वराज की परिकल्पना किस तरह से की इन्होंने? तिलक ने स्वराज को मुख्यतः राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में समझा। यानी इन्होंने हमेशा जो स्वराज है उसे राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में देखा, ना कि किसी और, या ये कहूँ आर्थिक सामाजिक नहीं, बल्कि इन्होंने सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में देखा। नेक्स्ट आप इसमें नारा, अगर नारे की बात करें तो इन्होंने कौन सा नारा दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इनका नारा था। आपको ये नारा पता होना चाहिए जो कि बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इस नारे ने राष्ट्रीय चेतना को गहराई से प्रभावित किया, और यही एक ऐसा नारा था जिसने राष्ट्रीय चेतना को बहुत गहराई से प्रभावित किया था, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तिलक के अनुसार स्वराज का अर्थ। यानी जो तिलक हैं इनके अनुसार स्वराज का आखिर क्या अर्थ है? स्वदेशी शासन से मुक्ति और भारतीय द्वारा भारतीयों पर शासन। यानी इनका सिर्फ ये अर्थ था कि जो स्वदेशी शासन है, जो ब्रिटिश हैं, उनसे हमें मुक्ति प्राप्त हो और भारतीय जो हैं वो भारतीयों पर ही शासन करें। यानी हमारा खुद का शासन हो, हमारे ऊपर किसी और का शासन ना हो। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बताया और राजनीतिक अधिकारियों के लिए जन आंदोलन का आवश्यक माना। यानी इन्होंने जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था उसे भारतीयों के लिए सबसे बड़ी बाधा बताया था, और जो राजनीतिक अधिकारी हैं उनको जन आंदोलन करना चाहिए, ये इन्होंने सलाह दी थी। अगर हम गांधी जी के दृष्टिकोण की बात करें तो गांधी जी का जो दृष्टिकोण है इसमें आप लिखेंगे व्यापक और नैतिक परिकल्पना। किस तरह से? इसमें आप लिखेंगे गांधी जी ने स्वराज को केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति के आत्मनिर्णय और नैतिक उत्थान से जोड़ा। यानी जो गांधी जी हैं, जो तिलक हैं, उन्होंने सिर्फ जो स्वराज है उसे ब्रिटिश के इस शासन से मुक्ति से देखा था, लेकिन जो गांधी जी हैं इन्होंने ब्रिटिश की जो शासन है उससे मुक्ति के अलावा भी जो आत्म निर्णय है और नैतिक उत्थान है उससे जोड़कर देखा कि हम नैतिक उत्थान करें, आत्मनिर्णय बने, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, अगर हम ग्राम स्वराज की बात करें तो इनके अनुसार सच्चा स्वराज तभी संभव है जब गांव आत्मनिर्भर हों। यानी जब हमारे गांव जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे तब हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली हो और हर व्यक्ति समान रूप से भागीदारी करे। यानी हर व्यक्ति जो है वो अपनी भागीदारी दे, समान रूप से विकेंद्रीकरण शासन प्रणाली हो, तब हम स्वराज प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी ने स्वराज की प्राप्ति का मार्ग अहिंसा, संघर्ष, सत्याग्रह और आत्म बलिदान में देखा। यानी गांधी जी ने जो हमारा सत्याग्रह है या फिर अहिंसा है या फिर जो आत्म बलिदान है उसमें जो स्वराज की भावना है उसको देखा कि हम ऐसे स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आंतरिक स्वराज। गांधी मानते हैं कि बाहरी स्वतंत्रता तभी तक है जब व्यक्ति अपने लालची, भय और हिंसा पर नियंत्रण पाले। यानी इनका मानना था गांधी जी का कि जो बाहर की स्वतंत्रता है, जो हम ये जो
ब्रिटिश हैं, इनसे जो स्वतंत्रता मान रहे हैं या मांग रहे हैं, वो तभी संभव है या फिर जब ही मायने रखती है जब हम अपनी जो अंतर का लालच है, भय है, हिंसा है, उस पर नियंत्रण कर ले। तभी ये जो स्वतंत्रता हमें देंगे, तभी वो मान्यता रखेगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, इस प्रकार तिलक और गांधी जी दोनों ने स्वराज को स्वतंत्रता का लक्ष्य माना, किंतु उनका दृष्टिकोण अलग था। देखिए, अभी हमने देखा कि जो तिलक हैं और गांधी जी हैं, दोनों स्वराज को स्वतंत्रता का लक्ष्य मानते थे, लेकिन इन दोनों के जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग हैं। तिलक का स्वराज मुख्यतः राजनीतिक स्वतंत्रता था, यानी तिलक मानते थे कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वही हमारा स्वराज है, जबकि गांधी जी का स्वराज राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सभी स्तरों पर आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रण की संकल्पना थी। यानी गांधी जी का मानना था, जब हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक सभी स्तरों पर आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रण पालेंगे, तब हम स्वराज की प्राप्ति करेंगे। यही कारण है कि गांधी जी का स्वराज अधिक व्यापक और समग्र रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बना, और यही आधार है, यही कारण रहा कि जो गांधी जी का स्वराज है वो अधिक व्यापी या फिर अधिक लोकप्रिय बन गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानता कितने प्रकार की होती है, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आखिर समानता जो है वो कितने प्रकार की होती है, और इसका समालोचनात्मक व्याख्या भी आपको करनी है इसकी। ठीक है, तो समानता का अगर अर्थ देखें कि आखिर समानता क्या है, कोई आपसे पूछ ले कि समानता होती क्या है, तो क्या बताओगे, तो इसके अर्थ में आप लिखेंगे, समानता राजनीतिक सिद्धांत का एक प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, इसका आशय है सभी व्यक्तियों को समान दर्जा, अवसर और अधिकार प्राप्त होना। यानी सभी व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त होना, अवसर और अधिकार प्राप्त होना, वही हमारी समानता कहलाती है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि सब बिल्कुल एक जैसे हों, बल्कि यह है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में किसी के साथ भेदभाव न हो। यानी समानता का अर्थ ये नहीं होता कि सभी लोग एक जैसे बन जाएं, नहीं। समानता का अर्थ तो ये होता है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में किसी के साथ भेदभाव ना हो, वो हमारी समानता है। ठीक है, क्योंकि जितना इंसान कमाता है उतनी ही उसकी सैलरी होती है, तो आर्थिक रूप से हो सकता है सब अप एंड डाउन हो, लेकिन किसी के साथ भेदभाव ना हो, वो हमारी आर्थिक समानता में आएगा। ठीक है, अगर हम समानता के प्रकारों की बात करें तो पहला होता है हमारा नागरिक समानता। किस तरह से, का आशय है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान दर्जा प्राप्त हो। यानी कानून के समक्ष, या ये कहूँ कोर्ट के समक्ष, सभी नागरिक एक समान हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी यानी शाहरुख खान हो, या फिर आप लोग हों, या फिर मैं हूँ, सभी को एक समान कैटेगरी में माना जाए। जैसे कि अभिव्यक्ति, धर्म, संपत्ति, संगठन आदि अधिकारियों की समानता, यानी सभी धर्मों के, सभी संपत्ति वाले लोग, सभी संगठनों के सभी ये व्यक्ति एक ही अधिकार रखते हैं और एक ही जैसे समान होते हैं। इसकी आलोचना भी है, किस तरह से, केवल विविध समानता प्राप्त नहीं, क्योंकि सामाजिक आर्थिक असमानता बनी रहती है। ठीक है, ये आप इसकी आलोचना में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे राजनीतिक समानता। किस तरह से जो हमारी राजनीतिक समानता है, इसमें आप लिखेंगे, इसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों में समान भागीदारी का अवसर मिलता है। यानी जो भी राजनीतिक अधिकारी होते हैं या राजनीतिक चीज़ें होती हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं, उनमें सभी नागरिकों को समान भागीदारी मिलती है। जैसे कि सार्वभौमिक मताधिकार, जो आप वोट देते हैं, सभी को समान अधिकार है। चुनाव लड़ने और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, आप चाहें तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप चाहें तो राजनीतिक दल बना सकते हैं, सभी लोगों के पास समान अधिकार होता है। ठीक है, अगर आलोचना की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे, व्यवहारिक रूप से राजनीतिक दल और धनबल बल प्रयोग से वास्तविक समानता बाधित हो जाती है। यानी देखो, अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो जो शक्तिशाली होते हैं, जिनके पास बहुत सारा धन होता है, वो वास्तविक रूप से अधिक बलवान हो जाते हैं या वो लोग जीत जाते हैं, तो ये इसकी आलोचना हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक समानता। अगर हम सामाजिक समानता की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर, या फिर रहने के स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संदर्भ में जातिवाद और लैंगिक असमानता को समाप्त करना इसका उद्देश्य है, ताकि जो भारत है, भारतीय समाज है, उसमें लैंगिक असमानता और जो लिंग के आधार पर भेदभाव है उनको समाप्त किया जा सके। अगर हम इसकी आलोचना की बात करें तो कानून से सामाजिक समानता थोपना कठिन है, इसके लिए मानसिकता और संस्कृति में परिवर्तन आवश्यक है। यानी अगर हम किसी के ऊपर ये चीज़ कहें कि तुम्हें ये मानना है, तो इस चीज़ को थोपना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम उस व्यक्ति
की जो मानसिकता है, मेंटेलिटी है और जो उसकी संस्कृति है उसमें परिवर्तन करके बताएं कि देखो, अगर आप किसी लड़की को या फिर किसी लड़की को अगर हम उन्हें बताएं कि किसी लड़की को आप नीचा मानते हैं या फिर उसे अपने आप से कम मानते हैं तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि लिंग भेदभाव नहीं करना। लेकिन अगर हम ये कहें कि लड़की जो है वो देवी माँ की मूरत है या देवी माँ की तरह है, तो आपको उसे ऊपर रखना है या आपको उसे अपने इक्वल रखना है। तो इस तरह से लोग जल्दी समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक समानता किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे आर्थिक समानता के अंतर्गत, इसमें आप लिखेंगे सभी व्यक्ति को जीवन यापन और विकास के लिए समान अवसर और न्यूनतम साधन उपलब्ध होना। यानी कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे जीवन यापन यानी जीवन बिताने के लिए, अपने विकास के लिए जो न्यूनतम साधन है वो उपलब्ध कराना ही हमारा आर्थिक समानता हो जाता है। इसमें संपत्ति और आय के न्यायपूर्वक वितरण की मांग की गई है, ताकि जो संपत्ति है, आय है, उसका न्यायपूर्वक जो वितरण है, बंटवारा है, वो हो सके। ठीक है, अगर इसकी आलोचना की बात करें तो पूर्ण आर्थिक समानता असंभव है और व्यवहारिक है, लेकिन असीमित असमानता भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। यानी देखिए, पूरी तरीके से आर्थिक समानता लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, असंभव है, लेकिन असीमित असमानता भी होना लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, अगर हम अवसरों की समानता की बात करें तो चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए, आपको सारी समानताएं पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे सभी व्यक्ति को शिक्षा, नौकरी और पदोन्नति में समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति है वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, नौकरी प्राप्त कर सके, किसी भी पद पर पहुंच सके। किसी को भी जन्म, धर्म या लिंग के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। अब ऐसा नहीं है आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो ये कह दें नहीं भैया आप तो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम तुम्हें ये नौकरी नहीं देंगे, आप तो लड़की हो या लड़का हो, हम तुम्हें ये नौकरी नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये हमारी समानता के अंतर्गत आ जाती है। अगर आलोचना की बात करें तो अवसर की समानता तभी सार्थक है जब प्रारंभिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां संतुलित हों, तभी हम अवसर की समानता को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे समालोचनात्मक व्याख्या, किस तरह से हम इसकी समालोचनात्मक व्याख्या कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे समानता का आदर्श अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु इसे पूर्ण रूप से लागू करना संभव नहीं है। यानी समानता जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर पूरी तरीके से इसे लागू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समानता का अर्थ यह भी नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हों, बल्कि यह है कि किसी भी अनुसूचित विशेषाधिकार या वंचित ना मिले। यानी देखिए, समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी को समान रख दें, नहीं, बस उसका अर्थ ये है कि किसी को भी वंचित ना रखा जाए, किसी भी चीज़ से उसे पीछे ना रखा जाए। आधुनिक लोकतंत्र में समानता का आश्चर्य है। क्या है समानता का आश्चर्य? तो इसमें आप लिखेंगे अधिकारों और अवसरों की समानता होना, बस ये। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे असमानताओं का यथोचित नियमन। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे और कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय। यही हमारी समानता का अर्थ या समानता जो है वो हमारे आधुनिक जो हमारे अधिकार हैं उसमें बताई गई है। अब अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे इस प्रकार समानता बहुआयामी अवधारणा है, इसीलिए हम कह सकते हैं समानता बहुआयामी है। इसमें एक चीज़ ना होकर बहुत सारी चीज़ें हैं, नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अवसर की समान, यानी नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अवसर की समानता भी हमारी इसमें आ जाती है, इसीलिए ये बहुआयामी है। इसकी तुलना ही वास्तविक लोकतांत्रिक समानता की गारंटी है। यही हमारी जो वास्तविक समानता है उसकी गारंटी भी देता है लोकतंत्र की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवसर की समानता से क्या अभिप्राय है, क्या यह एक प्राप्त करने योग्य लाभ है? अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए तर्क दीजिए। अभी हमने इतनी सारी जो समानता है वो देखी, अब हम देखेंगे अवसर की जो समानता है उससे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, और क्या ये जो है ये एक तरह से लाभ देती है, यानी क्या आप समझते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें हम अवसर की समानता का अर्थ, महत्व और आलोचनात्मक विवेचना जो है सारी चीज़ें करेंगे। आपको भी सारी चीज़ें लिखनी होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवसर की समानता का अभिप्राय, के अवसर की जो समानता है उससे आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे अवसर की समानता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने
प्रतिभा, क्षमता और श्रम के आधार पर आगे बढ़ने का समान अधिकार मिले। यानी अवसर की समानता का अर्थ ही ये है कि हर व्यक्ति को अपनी जो क्षमता है, प्रतिभा है, श्रम है, उसके आधार पर आगे बढ़ने की ये एक तरह से उसे अधिकार मिले या फिर अपॉर्चुनिटी मिले। किसी भी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, वर्ग, जन्मगत विशेषाधिकारों के कारण रोका या वंचित ना किया जाए। यानी इनके आधार पर उसे रोका या फिर वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग बिल्कुल समान स्तर से शुरू करें। यानी इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी लोग भैया ज़ीरो पे आ जाओ तब शुरू करना, नहीं, बल्कि यह है कि सामाजिक व आर्थिक जीवन में किसी प्रकार की कृत्रिम अवरोध ना हो। यानी सामाजिक और आर्थिक जीवन में कोई भी प्रकार की रुकावट ना आए, वही हमारी अवसर की समानता है। और हर व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने का न्यायपूर्वक अवसर मिले और हर व्यक्ति को अपनी जो क्षमता है, अपनी जो क्वालिटी है, उसको दिखाने का, अपनी क्षमता को बढ़ाने का एक तरह से अवसर मिले। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अवसर की समानता के आयाम। इसमें आप क्या लिखेंगे? पहला आप लिखेंगे शिक्षा में समान अवसर। किस तरह से? सभी वर्गों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। यानी वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो या कोई भी क्यों ना हो, सभी को गुणवत्तापूर्ण और एक जैसी शिक्षा प्राप्त करवाना, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। अब आप किस वर्ग से, किस जाति से बिलोंग करते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्टूडेंट हो और मैं आप सभी को एक जैसा ही पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है जो मेरी कास्ट के होंगे मैं उन्हें स्पेशली क्लास दूंगी, नहीं, मैं सभी के लिए एक जैसी क्लासेस बना रही हूँ और वो सभी के लिए। तो एक तरह से ये सबको एक अवसर देता है और अवसर की समानता देता है। रोजगार और पदोन्नति। किस तरह से? किसी भी पद या नौकरी के लिए चयन में जन्मगत आधार पर भेदभाव ना होना। यानी किसी भी पद या किसी भी नौकरी के लिए कोई भी जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक अवसर। चुनाव लड़ने, मत देने और शासन में भागीदारी का समान अधिकार। यानी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, मत दे सकता है, वोट दे सकता है और शासन में भागीदार भी बन सकता है। सामाजिक अवसर की बात करें तो जाति, लिंग, धर्म के आधार पर सामाजिक बहिष्कार या विशेष अधिकार समाप्त होना। यानी किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जाति या किसी भी लिंग के लोगों को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सभी को समान माना जाएगा। अगर हम अवसर की समानता एक प्राप्त करने योग्य लाभ है या नहीं, यानी जो अवसर की समानता है वो प्राप्त करने योग्य लाभ है भी या नहीं, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे पहला है हमारा सकारात्मक तर्क, यानी प्राप्त किया जा सकता है। यानी पहले हम देखेंगे सकारात्मक तर्क। अब देखिए कोई भी चीज़ क्यों ना हो, पहले हम उसकी अच्छाइयाँ ही तो देखते हैं, बाद में तो बुराइयाँ देखते हैं। तो पहले हम अच्छाइयाँ ही देखेंगे, यानी सकारात्मक तर्क देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये एक प्राप्त करने योग्य लाभ है। ठीक है, तो पहला आप इसमें लिखेंगे कानूनी और संवैधानिक प्रावधान। किस तरह से आधुनिक लोकतंत्रों ने कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। यानी ये जो है एक तरह से मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 रोजगार में समान अवसर देता है, जो कि हमारा अनुच्छेद 16 बोलता है। ठीक है, अगर हम आरक्षण और विशेष उपाय की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को अवसर की समानता दिलाने के लिए आरक्षण, छात्रवृत्ति और विशेष कार्यक्रम प्रभावी कदम है। ताकि जो छात्रवृत्ति है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि छात्र जो हैं वो अपनी एजुकेशन पर उनको यूज़ कर सकें। क्योंकि हर किसी बच्चे की एजुकेशन या फिर ये कहूँ घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपनी एजुकेशन पर पैसा लगा सके, इसीलिए सरकार उन्हें पैसा देती है। ठीक है, ताकि सभी बच्चे एक लेवल पर आ सकें। आगे आप इसमें लिखेंगे शिक्षा और सामाजिक सुधार। किस तरह से? सार्वभौमिक शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलन ने अवसर की समानता को काफ़ी हद तक वास्तविक रूप देने में मदद की है, यानी उसे वास्तविक रूप प्रदान करने में मदद की है। अब हम देखेंगे इसके नकारात्मक तर्क, यानी क्या क्या बुराइयां हो सकती हैं। ये पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य भी चीज़ नहीं है, यानी ये पूरी तरह से प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। किस तरह से इसके हम नकारात्मक पॉइंट देखेंगे तो पहला आप लिखेंगे प्रारंभिक असमानताएं। हर व्यक्ति का जन्म अलग अलग आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में होता है। इन असमान प्रारंभिक स्थितियों को पूरी तरह समान बनाना कठिन होता है। अब देखिए जिस स्थिति में मेरा जन्म हुआ ज़रूरी नहीं है आपका भी उसी स्थिति में जन्म हुआ हो, यानी जैसी मेरी घर की कंडीशन है आर्थिक वैसी आपकी भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो उन सभी स्थितियों को समान बनाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संसाधन की असमानता। किस तरह से ग्रामीण और शहरी
अमीर और गरीब, विकसित और पिछड़े क्षेत्रों के बीच संसाधनों की गहरी असमानता अवसर की समानता में बाधा बनती है। क्योंकि अगर आप ग्राम में रहते हैं यानी गांव में रहते हैं, मैं शहर में रहती हूँ, तो एजुकेशन में फ़र्क आ जाएगा। अगर आप अमीर हैं, मैं गरीब हूँ, तो भी एजुकेशन में फ़र्क आ जाएगा। अगर आप विकसित क्षेत्र में रहते हैं, मैं पिछड़े क्षेत्र में रहती हूँ, तो भी एजुकेशन में फ़र्क आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अवसर की जो समानता है उसको बाधित या फिर कहीं न कहीं पीछे करने में मदद करती हैं या पीछे छोड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संरचनात्मक असमानताएं किस तरह से जाति, पितृसत्ता और वर्ग आधारित ढांचे अब भी समाज में मौजूद हैं। केवल औपचारिक अवसर पर्याप्त नहीं जब तक उन संरचनाओं को चुनौती ना दी जाए। यानी अभी भी हमारे समाज में जाति, पितृसत्ता, वर्ग ऐसी जो ढांचे हैं वो मौजूद हैं। तो इन्हें औपचारिक अवसर से ही हम इसे नहीं मिटा सकते, बल्कि इन्हें संरचनाओं और जो चुनौती हैं वो भी हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे दार्शनिक दृष्टिकोण। अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करें तो उदारवादी चिंतन की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे अवसर की समानता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय की शर्त मानी जाती है। यानी जो हमारी अवसर की समानता है उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में या न्याय की शर्त के रूप में हम उसे देख सकते हैं। रॉल्स का अंत सिद्धांत। अगर रॉल्स का अंत सिद्धांत की बात करें तो अवसर तभी समर्थक है जब असमानताएं सबसे कमजोर वर्ग के हित में ना हो। यानी अवसर तभी काम करेगा जब तक जो असमानता है वो सबसे कमजोर वर्ग के हित को एक तरह से प्रभावित ना करे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अवसर की समानता पूंजीवादी समाज में केवल औपचारिक है। वास्तविक समानता तभी संभव है जब आर्थिक शोषण समाप्त हो। यानी अवसर की समानता पूंजीवादी समाज में सिर्फ कहने वाली बात है। वास्तव में तो वो तभी संभव है जब आर्थिक शोषण खत्म होगा। अगर हम संरचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो अवसर की समानता एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक आदर्श है, लेकिन यह केवल औपचारिक समानता नहीं हो सकती। यानी ये है हमारी जो अवसर की समानता एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक आदर्श तो है, लेकिन ये औपचारिक समानता नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसके लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। तभी हम जो अवसर की स्वतंत्रता है या अवसर की समानता है उसे प्राप्त कर पाएंगे। अवसर की समानता का अर्थ सबको एक जैसी परिणाम देना नहीं, बल्कि न्यायपूर्वक प्रतिस्पर्धा की स्थिति तैयार करना है, ताकि सभी लोग एक समान पटल पर जा सके, ना कि एक समान बन सके। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। इसके निष्कर्ष में आप लिखेंगे अवसर की समानता एक आदर्श स्थिति है जिसके पूर्ण रूप से प्राप्त करना कठिन है। यानी एक ऐसी स्थिति है जिसे पूरी तरीके से प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आंशिक रूप से इसे संस्थागत सामाजिक सुधार और लोकतांत्रिक नीतियों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसे हम जो हमारी सामाजिक सुधार हैं, लोकतांत्रिक नीति हैं, उनके आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। यह समाज में न्याय, समावेश और लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है, और यही हमारे समाज में न्याय, समावेशन और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनके आधारशिला यानी आधार है। अतः अवसर की समानता को एक प्राप्त करने योग्य लाभ माना जा सकता है। यानी एक प्राप्त करने योग्य जो है ये लाभ है। वर्षतः राज्य और समाज दोनों मिलकर प्रारंभिक असमानता को कम करने का प्रयास कर सकते हैं, और राज्य और जो समाज है वो दोनों मिलकर ही अगर प्रयास करें तो जो अवसर की समानता है या अवसर की जो समानता है और प्रारंभिक जो असमानता है उन्हें कम कर सकते हैं, और अवसर की जो समानता है उसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इसमें कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय आखिर होता क्या है इसका अर्थ आपको बताना है। चलिए आप किस तरह से लिखेंगे, इसमें पहले हम देखेंगे कानूनी न्याय। क्या आखिर हमारा कानूनी न्याय क्या है। अगर अर्थ की बात करें तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति को समान दर्जा और संरक्षण प्रदान करना ही हमारा कानूनी न्याय है। इसका मतलब है कानून के समक्ष या कानून के सामने हर व्यक्ति एक ही समान का न्याय रखता है, या हर व्यक्ति समान है, चाहे वो कोई हीरो हीरोइन या फिर कोई गरीब हो या फिर कोई मजदूर हो या फिर कोई बिल्डर हो, सभी लोग एक ही जैसे हैं, एक ही नज़र से देखे जाएंगे कानून की नज़र में। ठीक है, यही हमारा कानूनी न्याय कहलाता है। इसमें निष्पक्ष न्यायपालिका, समान कानून और विधि शासन की अवधारणा शामिल है। यानी निष्पक्ष न्यायपालिका होती है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, समान कानून होता है, विधि शासन होता है, और इसी के तहत हम कह सकते हैं
कि हर व्यक्ति जो है वो कानून के सामने समान होता है। किसी भी व्यक्ति को जन्म, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव ना हो सके। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ में हम उसके जन्म के आधार पर, कि तुम्हारा जन्म गाँव में हुआ है या शहर में हुआ है, किस जाति के हो, किस लिंग के हो, किस धर्म के हो, किसी भी आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसकी आलोचना की बात करें तो केवल विधि समानता पर्याप्त नहीं है यदि सामाजिक आर्थिक असमानताएं गहरी हैं। यानी अगर सिर्फ जो सरकार है या फिर जो हमारी विधि हैं वो ही चाहते हैं कि हाँ भैया समानता आ जाए आ जाए आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक हमारी सामाजिक और आर्थिक जो असमानता हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। इसीलिए हमें सामाजिक और आर्थिक जो असमानता हैं उन्हें भी कम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गहरी हैं तो सरकार या फिर जो हमारी विधि हैं, कानून है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय से क्या अभिप्राय है, चलिए देख लेते हैं। इसका अर्थ देखेंगे सबसे पहले। सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी और अधिकार, यानी सभी नागरिक जो हैं वो राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बन सकते हैं और ये उनका अधिकार है। इसमें सार्वभौमिक मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता है, यानी सार्वभौमिक मताधिकार है, चुनाव लड़ सकता है, राजनीतिक दल बना सकता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उसके पास। नेक्स्ट बात करें तो राजनीतिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि शासन जन सहमति और सहभागिता पर आधारित हो। यानी कोई भी शासक जो है या शासन जो है वो ज़बरदस्ती नहीं हो सकता, वो जो जन सहमति है उसी के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हम इसकी आलोचना की बात करें तो व्यवहार में धनबल, जातिवाद और संसाधन की असमानता से राजनीतिक समानता प्रभावित होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति व्यवहार में धन बल है, यानी वो शक्तिशाली है, पैसे से, जातिवाद है या फिर संसाधनों की असमानता है, तो राजनीतिक जो समानता है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, तो इसके अर्थ में आप लिखेंगे समाज में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव समाप्त करना ही हमारा सामाजिक न्याय है। यानी समाज में जहाँ हम रह रहे हैं, सोसाइटी में, कोई भी हमारे साथ में हमारी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव ना करे, वही हमारा सामाजिक न्याय में आ जाता है। अगर इसके लक्ष्य की बात करें कि इसका लक्ष्य क्या है, तो सामाजिक समरसता, समान अवसर और कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा करना ही हमारा जो सामाजिक न्याय है उसका एक तरह से लक्ष्य है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विशेष संबंध दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाओं की स्थिति सुधार से है। यानी जो हमारा भारतीय परिप्रेक्ष्य है इसमें जो सामाजिक न्याय का एक तरह से संबंध या फिर मोटिव कहें तो वो दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए है, ताकि उन्हें भी समाज में एक जैसी ये जो स्थिति है या एक जैसा जो सम्मान है वो प्राप्त हो सके। लेकिन हम अगर इसकी आलोचना की बात करें तो आलोचना में आप लिखेंगे केवल कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं, सामाजिक मानसिकता और सांस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक है। क्योंकि देखिए अगर सरकार ही चाहे कि कानूनी उपायों से ही सारी चीज़ें हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। जब तक हमारी सामाजिक मानसिकता, सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होंगी तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने देखा होगा हिंदू धर्म में सती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और बहुत ज़्यादा सही माना जाता था। बट क्या ये चीज़ सही है कि अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो जो लेडी है उसको भी जला दिया जाए? गलत बात है। तो ये जो है ये एक तरह से हमारे सामाजिक परिवर्तन या फिर सांस्कृतिक परिवर्तन की वजह से ही चेंजेस हो सकते हैं। तो सिर्फ कानून बना देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो हमारी मानसिकता है, हमारी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनमें थोड़े बहुत चेंजों से भी हमारे समाज में परिवर्तन आ सकता है। अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें कि आर्थिक न्याय किस तरह से, तो अर्थ देखेंगे सभी व्यक्तियों को जीवन यापन, संसाधन और अवसरों में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी सभी व्यक्ति को इतना मिले कि वो जीवन यापन, यानी अपनी जो जीवन है, अपनी जो लाइफ है उसे बिता सकें और सभी संसाधनों में उन्हें समान वितरण मिल सके। यही हमारा आर्थिक न्याय कहलाता है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे इसमें आय और संपत्ति का समान वितरण, श्रमिकों के अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी शामिल है। यानी जो भी हमारी आय होगी, सैलरी होगी और संपत्ति होगी उसमें समान वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को तुम ज़्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, हैं सेम ही पोस्ट पे पर
किसी को ज़्यादा पैसे हैं, किसी को कम पैसे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और श्रमिकों के अधिकार हो गया, न्यूनतम जीवन स्तर की जो आय की गारंटी है, वो इसी के अंतर आ जाता है। अगर हम भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय को विशेष महत्व देते हैं, यानी जो हमारे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आर्थिक न्याय को विशेष महत्व और विशेष बनाते हैं, या फिर ये कहें उसे इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आलोचना की बात करें तो आलोचना में आप लिखेंगे, पूर्ण आर्थिक समानता अव्यावहारिक है, किंतु अत्यधिक असमानता लोकतंत्र और सामाजिक स्थिति के लिए खतरा है। यानी अगर हम ये कहें कि पूरी तरीके से समानता हो जाए, आर्थिक समानता हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर ज़्यादा ही असमानता बढ़ गई तो वो लोकतंत्र के लिए भी एक तरह से खतरा है। तो इसीलिए बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलकर न्याय की समग्र अवधारणा को बनाते हैं। न्याय केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करता है। यानी जो हमारा कानून है, न्याय है, वो सिर्फ हमारी बुक्स या फिर जो कानून है उसके लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा कानून है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, ये सभी जो न्याय है, ये इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति की जीवन यापन के लिए, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे, भारतीय संविधान ने इन सभी आयामों को अपनाकर लोकतंत्र को एक न्यायपूर्ण और समावेशी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। इसी की वजह से हम कह सकते हैं जो हमारा भारत है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो न्यायपूर्ण और समावेशी बन गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा लास्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकार और दायित्व एक दूसरे के पूरक हैं, विवेचना कीजिए। यानी जो हमारे अधिकार होते हैं और जो हमारे दायित्व होते हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। किस तरह से? अगर अधिकार और दायित्व की बात करिए तो देखिए, जो भी हमारे पास राइट्स होते हैं किसी भी चीज़ को करने के, वो हमारे अधिकार होते हैं। बट हमें उसके बदले में क्या करना चाहिए, वो हमारे दायित्व होते हैं, ठीक है। किस तरह से समझ सकते हैं? जैसे कि हमारा जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, कि हम किसी के भी सामने, या बोलने की स्वतंत्रता जो है, वो हमारा अधिकार है। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये हमारा दायित्व है, ठीक है। ये इस तरह से हम इन्हें देख सकते हैं। अगर दायित्व नहीं होंगे तो अधिकार सही से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए दायित्व भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले हम देखेंगे अधिकार का अर्थ। क्या आखिर अधिकार का अर्थ आप किस तरह से लिख सकते हैं? अधिकार वह वैध दावे हैं जिन्हें व्यक्ति समाज में राज्य से करता है, ताकि वह स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सके। यानी देखिए, ऐसे दावे जो व्यक्ति करता है, किससे? राज्य से, ताकि वो सम्मानजनक जीवन अपना व्यतीत कर सके समाज में। जैसे कि जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, ये सभी क्या है? ये हमारे अधिकार आ जाते हैं। और अगर हम दायित्वों का अर्थ जाने कि आखिर दायित्व क्या होते हैं, तो दायित्व के अर्थ में आप लिखें, दायित्व से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति पर समान और राज्य के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती हैं। यानी हर व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ राज्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है। जैसे कि कानून का पालन करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, कर चुकाना, ये सभी क्या है? दायित्व है। हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये सभी हमारे दायित्व में आ जाते हैं। और अधिकार और दायित्व का परस्पर संबंध की बात करें कि ये दोनों किस तरह से संबंधित हैं, अधिकार और दायित्व, तो इसमें आप लिखेंगे परस्पर पूरकता। किस तरह से परस्पर पूरकता है इसमें? अधिकार तभी सार्थक है जब व्यक्ति अपने दायित्वों का पालन करे। यानी अधिकार तभी हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपने दायित्वों को माने। जैसे यदि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं, तो हमारा दायित्व है कि दुरुपयोग कर दूसरों की गरिमा को ठेस ना पहुंचाएं। यानी देखो, हमें बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को हम गाली देंगे या फिर उल्टा सीधा बोलेंगे या फिर उसके फ्यूचर या पास्ट के बारे में कुछ भी बोल दें, तो हम दूसरे व्यक्ति की जो गरिमा है उसे ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमारे पास बोलने का तो अधिकार है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी बोल जाएं। तो कुछ भी ना बोलें, ये एक तरह से हमारा दायित्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सामाजिक संतुलन। किस तरह से सामाजिक संतुलन? इसमें आप लिखेंगे, यदि लोग केवल अधिकारों की मांग करें और दायित्व ना निभाएं तो समाज में अराजकता फैल सकती है। किस तरह से? अगर मैं ये कहूँ मुझे अधिकार है बोलने का, बट मैं अपना दायित्व न निभाऊं और आपको कुछ भी बोल जाऊं, तो क्या समाज में अराजकता नहीं होगी? भाई, आप तो मुझसे आगे लड़ने लगोगे कि मैम आपने ऐसा क्यों बोल दिया। तो वो ही है कि हमें अधिकारों के साथ साथ जो हमारे दायित्व हैं वो भी निभाने चाहिए। दायित्व अधिकारों के प्रयोग
को संतुलित करते हैं, यानी दायित्व ही ऐसे हैं जो अधिकारों के जो प्रयोग है उसे संतुलित करने का कार्य करते हैं। अगर दायित्व नहीं होंगे तो अधिकारों का प्रयोग कोई भी उल्टा सीधा कर लेगा, जिसकी वजह से अराजकता है वो फैल सकती है समाज में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संवैधानिक दृष्टिकोण, किस तरह से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है, जो कि हमारा अनुच्छेद 51A है। इसका उद्देश्य यही है कि अधिकारों और दायित्व के साथ साथ चले, यानी देखिए जो हमारा संविधान है उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो हमारे अधिकार हैं, साथ में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं जो कि हमारे एक तरह से दायित्व हैं, जो हमें ये बताते हैं कि अधिकारों के साथ साथ दायित्व भी होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे दार्शनिक दृष्टिकोण, किस तरह से उदारवादी विचार अधिकारों पर जोर देते हैं, परंतु वह भी मानते हैं कि अधिकार दूसरों के अधिकारों से सम्मिलित होते हैं, यानी ये अधिकारों पर जोर देते हैं लेकिन अधिकार भी दूसरों के अधिकारों से सम्मिलित होते हैं, इसलिए हम किसी के भी अधिकार का हनन नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा है कि सच्चा अधिकार तभी सुनिश्चित है जब वह कर्तव्य के रूप में निभाया जाए, यानी सच्चा अधिकार जब ही हो सकता है जब हम उसे कर्तव्य के रूप में निभाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे अधिकार और दायित्व एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी हम कह सकते हैं जो हमारे अधिकार हैं और दायित्व हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता और अवसर देते हैं, जबकि दायित्व उन्हें न्याय संगत और जिम्मेदारी बनाते हैं, यानी अधिकार अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता और अवसर दे रहे हैं तो जो दायित्व हैं वो उन्हें न्याय संगत और जिम्मेदारी बनाते हैं। यदि अधिकारों का सम्मान करना है तो दायित्वों का पालन आवश्यक है। अगर हम अधिकारों का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें सही से यूज़ करना चाहते हैं तो हमें दायित्वों का पालन करना ही होगा। अतः अधिकार और दायित्व अवसर में एक दूसरे के पूरक हैं, और हम कह सकते हैं दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना कोई भी कार्य सही से नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानवीय अधिकार क्या होते हैं। समकालीन विश्व में मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता तथा सांस्कृतिक सापेक्षता के विवाद का वर्णन कीजिए, यानी हमें इस क्वेश्चन में बताना है मानव अधिकार आखिर होते क्या हैं और समकालीन विश्व में जो मानव अधिकार हैं इसकी सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षता के जो विवाद है उस पर आपको वर्णन करना है, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो मानव अधिकार और उनकी सार्वभौमिकता बनाम सांस्कृतिक सापेक्षता किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे मानव अधिकार का अर्थ क्या, आखिर मानव अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेंगे। पहले हम मानव अधिकारों का अर्थ ही देखेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे मानव अधिकार वह बुनियादी अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं, यानी ऐसे अधिकार जो सिर्फ मानव होने की वजह से हमें प्राप्त हों वो हमारे मानव अधिकार होते हैं। जिसमें जीवन का अधिकार, यानी हमारा जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, अभिव्यक्ति, शिक्षा और सुरक्षा जैसे अधिकार शामिल हैं, यानी जो हमारा जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, गरिमा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शिक्षा है, सुरक्षा है, ये सारे अधिकार जो हैं वो हमारे सिर्फ मानव होने के आधार पर ही हमें मिले गए हैं। इनकी मान्यता 1948 की संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में की गई थी, यानी इनकी जो मान्यता है वो 1948 में जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसी में इसको अपना लिया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे मानव अधिकार की सार्वभौमिकता किस तरह से जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता है, इसमें हम देखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत में आप लिखेंगे मानव अधिकार सभी मनुष्य के लिए समान और सार्वभौमिक हैं, चाहे उनका धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या संस्कृति कुछ भी हो। यानी देखिए सभी मनुष्य के लिए या सभी मानव के लिए मानव अधिकार एक तरह से इम्पोर्टेंट है, सार्वभौमिक है, चाहे उनका धर्म, लिंग, जाति, नस्ल कुछ भी क्यों ना हो, संस्कृति कुछ भी हो। क्योंकि देखिए फर्स्ट ही हमारा ये है जीवन जीने का अधिकार। क्या अगर कोई मुस्लिम धर्म का है तो उसे जीवन जीने का अधिकार नहीं होगा? क्या अगर कोई लड़की है क्या उसे जीवन जीने का अधिकार नहीं होगा? क्या अगर किसी की कास्ट जो है वो पंडित है, यानी जाति जो है वो पंडित है, उसे जीवन जीने का अधिकार नहीं होगा? बेशक होगा, क्योंकि सभी ये जो अधिकार हैं उन्हें सिर्फ मानव होने के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। अगर हम तर्क की बात करें तो मानव गरिमा सार्वभौमिक मूल्य होते हैं। ठीक है, इन्हें हम सार्वभौमिक मूल्यों के आधार पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे अब इसमें लिखेंगे वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून ने अधिकारों को सार्वभौमिक रूप से मान्यता दी है, यानी हम इन्हें सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त कह सकते हैं, क्योंकि वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय जो
कानून है उन्होंने इन्हें सार्वभौमिकता दे दी है। आप इसमें लिखेंगे दमन और शोषण से रक्षा के लिए यह ज़रूरी है कि अधिकार सभी पर समान रूप से लागू हों। यानी दमन और शोषण से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अधिकार जो है वो समान रूप से सभी पर लागू हों। अगर समान रूप से लागू नहीं होंगे सभी पर तो कोई भी किसी का दमन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक सापेक्षता। किस तरह से जो सांस्कृतिक सापेक्षता है इसको देख लेते हैं। अगर सिद्धांत की बात करें तो मानव अधिकार को अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भ में समझना चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार जो है वो अलग अलग संस्कृति के अलग अलग माने जा सकते हैं। जो अधिकार पश्चिम में सामान्य हैं वह हर समाज में समान रूप से लागू नहीं होते हो सकते, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है जो पश्चिम की सिचुएशन है वो हर जगह की सिचुएशन हो और हर जगह सेम ही जैसे कानून लागू हो सकें। अगर तर्क देखें तो तर्क में आप लिखेंगे हर संस्कृति की अपनी परंपरा, मूल्य और सामाजिक संरचना होती है। ये सामाजिक संरचना पाई जाती है, तो इसीलिए जो हमारे ये कानून है वो अलग अलग हो सकते हैं। पश्चिमी मानकों को थोपना सांस्कृतिक साम्राज्यवादी माना जा सकता है, अगर हम पश्चिम की जो संस्कृति है उसी को थोपना चाहें तो। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें तो एशियाई मूल्य बहस, जिसमें सामूहिकता और परिवार को व्यक्ति से ऊपर माना जाता है, यानी इसमें जो व्यक्ति है उसे सामूहिकता, बहस, इन सभी से ऊपर माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे विवाद का सार। अगर हम विवाद के सार की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे सार्वभौमिकता समर्थक करता है कि बिना सार्वभौमिक मानकों को दमनकारी शासन मानव अधिकारों का उल्लंघन उचित ठहरा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सांस्कृतिक सापेक्षतावादी मानते हैं कि पश्चिमी मानकों को सब पर थोपने से सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्णय का अधिकार नष्ट हो सकता है। यानी अगर हम पश्चिम की ही चीज़ों को, संस्कृति को सब पर थोपेंगे तो जो हमारा आत्मनिर्णय है, आत्मनिर्णय का अधिकार है और जो अन्य संस्कृतियां हैं उन वो सभी जो हैं वो नष्ट हो सकती हैं। आधुनिक दृष्टिकोण यह है कि मानव अधिकारों की बुनियादी सिद्धांत सार्वभौमिक है, किंतु उनकी अभिव्यक्ति सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी इनकी जो बुनियादी सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है, लेकिन इनकी जो सांस्कृतिक संदर्भ है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे मानव अधिकार सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित है। किस तरह से, ये भी हमने देखा, लेकिन उनकी व्याख्या और क्रियान्वयन सांस्कृतिक सापेक्षता को ध्यान में रखकर ही संभव होती है। अतः आज का दृष्टिकोण संतुलित है। मानव अधिकार सार्वभौमिक हैं, पर उनका अनुप्रयास सांस्कृतिक संदर्भ के अनुरूप होना चाहिए। यानी देखिए वो आज तो संतुलित है, लेकिन जो मानव अधिकार हैं वो सार्वभौमिक होने चाहिए। इनका जो अनुप्रयोग है वो सांस्कृतिक संदर्भ में अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन या कहीं डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यह प्रतिनिधि लोकतंत्र से कैसे अलग है। यानी आपको मेनली प्रत्यक्ष लोकतंत्र और जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है ये आपको बताना है। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह लो और प्रतिनिधि लोकतंत्र कह लो या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह लो, एक ही होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र भी और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या। आखिर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो आखिर क्या होता है। जो डायरेक्टली हो जाए वो प्रत्यक्ष और जो इनडायरेक्टली हो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें नागरिक स्वयं नीतियों और कानूनों पर सीधे निर्णय लेते हैं। यानी एक ऐसा कानून या ऐसी व्यवस्था जिसमें नागरिक स्वयं ही यानी खुद ही जाकर नीति और कानूनों पर सीधा नियंत्रण रखते हैं, जिसमें जनता अपनी प्रतिनिधियों को चुनकर शासन न सौंपकर स्वयं राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती है। यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजती, जैसे हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज देते हैं लोकसभा राज्यसभा में, यहाँ जनता खुद अपना जो शासन है वो करती है। इसका उद्भव प्राचीन यूनान एथेंस में हुआ है। यानी इसका जो शुरुआत है वो प्राचीन यूनान एथेंस में हुई है। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे आधुनिक समय में यह स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जनमत संग्रह पहल और जन आह्वान के रूप में दिखाई देता है। यानी देखिए आधुनिक समय में या आज के समय में भी जो है ये स्विट्जरलैंड जैसे देशों में चलता है, या हम स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देख सकते हैं। अगर हम प्रतिनिधि लोकतंत्र की अर्थ की बात करें कि प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, अभी हमने देखा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर हम
अगर हम प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वही प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन करते हैं। यानी जनता खुद जाकर शासन नहीं करती, बल्कि वो अपने प्रतिनिधियों को भेजती है शासन करने के लिए। यह प्रणाली बड़े और जटिल समाजों में व्यवहारिक है। यानी बड़े और जो जटिल समाज हैं, ऐसे देश जो बड़े हैं और जटिल हैं, उनमें ये जो प्रणाली है इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप लिखेंगे जैसे कि भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सभी में यही हमारी जो प्रतिनिधि प्रणाली है उसी का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि प्रणाली में अंतर। यानी जो हमारा प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि प्रणाली है लोकतंत्र की, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो पहला आप लिखेंगे निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया में किस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है नागरिक स्वयं कानून और नीतियाँ बनाते हैं, और प्रतिनिधि जो लोकतंत्र होता है इसमें निर्वाचित जो प्रतिनिधि होता है वो निर्णय लेता है और वही कानून बनाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे जन भागीदारी। किस तरह से जन भागीदारी होती है। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है इसमें नागरिकों की प्रत्यक्ष और निरंतर भागीदारी रहती है। यानी जो नागरिक है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, डायरेक्ट जाके भाग लेते हैं। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में भागीदारी चुनावों तक सीमित और अप्रत्यक्ष होती है। यानी हमारी भागीदारी कब तक होती है, जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जब तक हम अपना नेता चुन नहीं लेते। और जब नेता चुन लेते हैं तो हम उसके थ्रू अपना काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाकर खुद करने लग जाते हैं कि तुमसे नहीं हो रहा तुम हट जाओ, हम खुद कर लेंगे, ऐसा नहीं करते। बल्कि जो हमारी समस्याएं होती हैं वो हम अपने प्रतिनिधि, अपने नेता के पास लेकर जाते हैं और वो नेता से सॉल्व करवाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे व्यवहारिकता। किस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे राज्य समुदायों में संभव है, यानी ये बड़ी जगह पे संभव नहीं है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वो बड़े राष्ट्रीय और जटिल समाजों में उपयुक्त है। यानी जो बड़े समाज हैं, जटिल समाज हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अगर जवाबदेही की बात करें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक स्वयं जवाबदेही होते हैं। यानी नागरिक जो हैं वो स्वयं ही जवाबदेही होते हैं। जब ये खुद ही कानून बना रहे हैं, खुद ही नियम बना रहे हैं, तो खुद ही तो जवाब देंगे। अगर प्रतिनिधि लोकतंत्र में बात करें तो प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जिसे हम चुनकर भेज रहे हैं वो जवाब देगा। अगर कोई भी नीति बन रही है, कोई भी कानून बन रहा है, कुछ भी हो रहा है और जनता चाहती है उससे जवाब लेना, उससे वो सारी चीज़ें पूछना कि क्या हो रहा है, तो वो बाध्य है हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिकों की सक्रिय और प्रत्यक्ष भागीदारी पर आधारित है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और प्रत्यक्ष भागीदारी पर आधारित है, जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवहारिकता और संस्थागत स्थिरता पर, यानी ये जो है ये व्यवहारिकता और संस्थागत जो स्थिरता होती है उस पर आधारित है। आधुनिक लोकतंत्र में प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि दोनों तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। और अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि दोनों का एक तरह से मिश्रण पाया जाता है, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे भारत और यूरोप के कुछ देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ साथ जनमत संग्रह या पहल जैसी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी अपनाई जाती हैं। यानी हम अपने देश की या यूरोप के कुछ देशों की बात करें तो यहाँ वैसे तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, लेकिन कभी कभी या किसी मामले में क्या होता है, जनमत जो संग्रह होता है या फिर पहल होती है जो हमारी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आ जाती है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदार लोकतंत्र पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखें। यानी उदार लोकतंत्र क्या होता है ये आपको बताना है, आलोचनात्मक निबंध लिखना है। इस तरह से आप ये निबंध लिखेंगे। पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। इसमें आप लिखेंगे उदार लोकतंत्र आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख रूप है। यानी जो उदार लोकतंत्र है ये आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख रूप है। यह व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, कानून का शासन, शक्ति का विभाजन और प्रतिनिधि संस्थाओं पर आधारित है। यानी ये जो है हमारा लोकतंत्र ये इन सारी चीज़ों पर आधारित है। इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना और मति पर शासन चलाना है। यानी इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि व्यक्ति की जो गरिमा है उसकी सुरक्षा करना और जो जन सहमति है उस पर शासन चलाना। ऐसा नहीं है कहीं कोई ज़बरदस्ती करने लगे या फिर कोई ज़बरदस्ती शासन करने लगे, तो ये उस चीज़ का ध्यान रखता है। अगर हम उदार लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करें तो पहला आप लिखेंगे इसमें मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता। किस तरह से अभिव्यक्ति, संगठन, धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता देता है यही। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कानून का शासन। किस तरह से सभी नागरिकों और शासकों पर समान रूप से लागू कानून। यानी देखिए सभी नागरिकों के साथ साथ जो शासक होंगे, जो शासन कर रहे हैं नागरिकों पर, उन पर भी वही
रूल फॉलो होंगे जो नागरिकों पर रूल फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। प्रतिनिधि शासन चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन, यानी जो चुनाव होते हैं, जो वोट्स होती हैं, उनके माध्यम से जो सरकार है उसका गठन यानी सरकार बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट जो विशेषता है वो आप लिखेंगे शक्ति का विभाजन और नियंत्रण किस तरह से। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग अंग होते हैं या अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि विधायिका जो है उसका काम कार्यपालिका कर दे, कार्यपालिका का जो काम है वो न्यायपालिका कर दे, नहीं, जो जिसका काम है वो वही काम करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है और न्यायपालिका क्या करती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आगे अब हम देखेंगे बहुलतावाद और सहिष्णुता किस तरह से विभिन्न विचारों और समूहों के अस्तित्व को मान्यता, यानी सभी के जो विचार हैं, समूहों के अस्तित्व हैं, उन्हें मान्यता देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे उदार लोकतंत्र की उपलब्धियां, यानी जो उदार लोकतंत्र है उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो चलिए इसकी उपलब्धियों की बात करें तो पहला आप लिखेंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा, यानी ये इसकी उपलब्धता है क्योंकि ये हमेशा व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और अधिकार है उनकी रक्षा करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक स्थिरता और वैधिक शासन की व्यवस्था, यानी जो राजनीतिक स्थिरता होती है, स्थिरता होती है, और जो वैधिक शासन होता है उसकी देखभाल यही करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आर्थिक विकास और पूंजीवादी व्यवस्था के साथ सामंजस्य, यानी जो आर्थिक विकास होगा हमारे देश का और पूंजीवादी व्यवस्था के साथ जो भी हमारे सामंजस्य होंगे, जो भी वार्तालाप होंगे, वो इसी के माध्यम से होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुदलीय प्रणाली और विपक्ष को स्थान, यानी जो हमारी बहुदलीय प्रणाली होती है और जो विपक्ष होता है उसका स्थान तय करना, उसकी गरिमा तय करना, यही इसका कार्य है, ठीक है। तो एक तरह से ये इसकी जो उपलब्धियां हैं वो हो जाती हैं। अब हम आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे उदार लोकतंत्र की आलोचना, किस तरह से जो उदार लोकतंत्र है इसकी आलोचना हो सकती है। देखिए अगर कभी भी आलोचना की बात करें तो पहले उसकी पॉजिटिव पॉइंट बताइएगा, ऐसा नहीं है डायरेक्ट आप नेगेटिव पॉइंट बताने लग जाएं तो उससे थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पहले पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं, फिर उसके बाद में नेगेटिव पॉइंट बताने हैं, ठीक है। तो अगर इसकी आलोचना की बात करें तो पहला आप लिखेंगे औपचारिक समानता, किस तरह से औपचारिक समानता है केवल राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है लेकिन सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर नहीं करता, यानी ये जो है ये राजनीतिक अधिकार तो प्रदान करता है लेकिन जो सामाजिक आर्थिक असमानता है उनको दूर नहीं करता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुमत की निरंकुशता, किस तरह से कभी कभी बहुमत का शासन अल्पसंख्यक समूहों के हितों की उपेक्षा करता है, यानी कभी कभी जो बहुमत शासक होता है वो अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम होती है उनके हित, उनकी उपेक्षा, यानी उनके जो हित हैं उनको नहीं मानता, उनकी उपेक्षा करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे पूंजीवादी प्रभुत्व, किस तरह से पूंजीवादी प्रभुत्व है चुनाव और नीति धन, बल और प्रभावशाली वर्गों के हित में झुक जाती है, यानी जो चुनाव है, नीति है, वो जो धनबल लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, प्रभावशाली वर्ग है, उनके हित में झुकी हुई हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सती सहभागिता, किस तरह से नारियों की भूमिका प्राय मत देने तक सीमित रहती है, निरंतर भागीदारी नहीं, यानी जो महिलाएं हैं अगर हम उनकी भूमिका की बात करें तो सिर्फ मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, बट उससे आगे ना तो वो लड़ना चाहती हैं और ना ही कोई उन्हें लड़ने देता है। उससे आगे की जो उनकी भूमिका है वो एक तरह से सीमित रह जाती है। अगर सांस्कृतिक पक्षपात की बात करें तो चलिए इसमें देख लेते हैं आप क्या लिखेंगे। सांस्कृतिक पक्षपात में लिखेंगे पश्चिमी मूल्य आधारित मॉडल अन्य समाजों में पूर्ण लागू नहीं होता, यानी जो पश्चिमी मूल्य मॉडल है, पश्चिम की जो चीज़ें हैं वो सभी समाजों पर पूरी तरह से लागू नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि भैया पश्चिमी मॉडल को अपना लो, नहीं अपना सकते भैया, क्यों? क्योंकि हमारी अलग संस्कृति है, हमारा अलग समाज है, हमारे समाज की चीज़ें अलग हैं, पश्चिम की तरह थोड़ी ना है सारी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे उदार लोकतंत्र ने आधुनिक युग में स्वतंत्रता, अधिकारों और संवैधानिक शासकों को मजबूत किया है, फिर भी इसकी आलोचना दिखती हैं, यानी देखिए इसने मजबूती तो दी है लेकिन फिर भी हम इसकी आलोचना देख सकते हैं कि यह व्यवस्था अपूर्ण है और इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से और समावेशी बनाना आवश्यक है। यानी देखिए ये जो है ये अभी इसमें कई आलोचना है, जैसे कि इसकी सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानताएं हैं, आर्थिक समानता है, नागरिकों की जो सक्रिय भागीदारी है उससे हम इसे और ज़्यादा समावेशी बना सकते हैं। इसलिए उदार लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण लेकिन निरंतर सुधार योग्य राजनीतिक व्यवस्था है, यानी ये महत्वपूर्ण तो है लेकिन
बिना रुकने वाली, निरंतर चलने वाली एक तरह से सुधार योग्य राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें हम सुधार भी कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुसांस्कृतिकवाद से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि बहुसांस्कृतिकवाद मतभेद को रोकता है? विवेचना कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि बहुसांस्कृतिकवाद आखिर होता क्या है और क्या बहुसांस्कृतिकवाद जो है वो मतभेद को रोकता है, हाँ या ना, और ये आपको जो है विवेचना करनी है। चलिए प्रस्तावना से देखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखेंगे, बहुसांस्कृतिकवाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यानी हम कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवधारणा है। ये उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें एक ही राज्य और समाज में विभिन्न संस्कृति, धर्म, भाषाई और जातीय समूह अपनी अपनी पहचान और परंपराओं के साथ अस्तित्व करते हैं। यानी अपनी अपनी पहचान, अपने अपने धर्म के साथ सह अस्तित्व करते हैं सभी समूह। उदार लोकतांत्रिक समाज में बहुसांस्कृतिकवाद को समानता, विविधता और पहचान की राजनीति से जोड़ा जाता है। यानी उदार जो लोकतंत्र है उसमें जो बहुसांस्कृतिकवाद है उसे समानता, विविधता और अपनी पहचान की जो राजनीतिक जड़ हैं उनसे जोड़कर देखा जाता है। अगर हम बहुसांस्कृतिकवाद का अर्थ देखें कि आखिर जो बहुसांस्कृतिकवाद है इसका क्या अर्थ है, लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे, बहुसांस्कृतिकवाद केवल विविधता की स्वीकृति नहीं है, बल्कि यह उन विविधताओं को राजनीति और सामाजिक रूप से मान्यता देने का प्रयास है। यानी देखिए, ये सिर्फ विविधताओं को ही नहीं दिखाता बल्कि उन्हें मान्यता भी देता है। विल किमलिका जैसे विचारकों ने इसे सांस्कृतिक अधिकारों के रूप में व्याख्यात किया है। यानी इन्होंने ये बताया है कि जो बहुसांस्कृतिकवाद है एक तरह से सांस्कृतिक अधिकार है, जहां अल्पसंख्यक समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने और विकास करने की स्वतंत्रता मिलती है। यानी जो अल्पसंख्यक समूह हैं वहाँ वो अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं और एक तरह से उसका विकास करते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है, विचार मानते हैं कि केवल औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं है, बल्कि अलग अलग समुदायों को विशेष अधिकार और अवसर देना आवश्यक है, ताकि वो अपनी जो संस्कृति है उसको बचा सके, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे बहुसांस्कृतिकवाद के प्रमुख तर्क। अगर इसके प्रमुख तर्कों की बात करें तो पहला आप लिखेंगे, पहचान की राजनीति। किस तरह से प्रत्येक समूह की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान लोकतांत्रिक मूल्यों का हिस्सा है, ताकि सभी समूहों की जो संस्कृति है उसकी जो पहचान है उसका सम्मान किया जा सके, क्योंकि हर किसी की जो संस्कृति है वो अलग अलग है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, समानता का न्याय दृष्टिकोण। किस तरह से सभी को एक जैसे अधिकार देने के बजाय विशेष समूह को उनके संदर्भ के अनुसार अधिकार देना। यानी सभी को एक जैसे अधिकार ना देकर अलग अलग जैसी जिसकी ज़रूरत है उसे ऐसे अधिकार देना। ठीक है, अब हम देखेंगे। अब देखिए, एक अगर हम समान न्याय की बात करें तो एक न्याय बन गया कि सभी को उच्च शिक्षा देनी है। ठीक है, अब एक बच्चा है जो पढ़ सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। एक बच्चा है जो गूंगा बहरा है, वो नहीं पढ़ पा रहा, तो क्या उसके लिए वो बेनिफिट है कि हाँ भैया ब्लैक बोर्ड ले आओ और पढ़ाना शुरू कर दो? उसे तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें अधिकार देने चाहिए। ठीक है, जैसी उनकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, सामाजिक एकता। किस तरह से जब विभिन्न समूहों की संस्कृति और पहचान को मान्यता मिलती है तो वह मुख्यधारा समाज के अधिक सहजता से शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ताकि वो लोग अपनी जो पहचान है, अपनी जो संस्कृति है उसको बढ़ा सकें और उसको बचा सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, न्याय का विस्तार। किस तरह से बहुसांस्कृतिकवाद सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय है वो बना रह सके हमारे समाज में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, बहुसांस्कृतिकवाद पर आलोचना। किस तरह से इसकी आलोचना होती है, तो इसमें आप लिखेंगे, मतभेद की वृद्धि। किस तरह से आलोचक मानते हैं कि यह अलगाव को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि प्रत्येक समूह अपनी सांस्कृतिक पहचान पर जोर देता है। तो आलोचक हैं वो मानते हैं कि जो बहुसांस्कृतिकवाद है ये अलगाव को बढ़ाता है, मतभेद को बढ़ा देता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव। बहुत अधिक सांस्कृतिक विविधता राष्ट्रीय की साझा पहचान और एकता को कमज़ोर करती है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो बहुसंस्कृतिवाद है, क्योंकि बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ हो जाती हैं तो वो राष्ट्रीय की एकता और अखंडता को एक तरह से कमज़ोर करती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, समानता की चुनौती। विशेष समूहों को अतिरिक्त अधिकार देना अन्य समूहों के साथ असमानता पैदा करना है। जैसे मैंने अभी बताया, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग देना चाहिए, जिसको जिसकी ज़रूरत है वैसे अधिकार दो। लेकिन ये कहता है अगर
ऐसे किया जाए तो किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम पहुंच जाएगा। तो और जिन्हें नहीं मिल रहा या जिनके पास उसकी ज़रूरत नहीं, उन्हें नहीं मिल रहा, तो उनके साथ ये क्या है, असमानता पैदा कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक विभाजन किस तरह से बहुसंस्कृतिवाद कभी कभी वोट बैंक राजनीति और पहचान आधारित ध्रुवीकरण को जन्म देता है। यानी वोट बैंक जैसी जो चीज़ें हैं वो पैदा हो जाती हैं। अब हम देखेंगे क्या बहुसंस्कृतिवाद मतभेद को रोकता है। ये क्वेश्चन बनता है कि क्या जो बहुसंस्कृतिवाद है वो रियल में जो मतभेद है उसको रोकने का काम करता है। तो इसके हम पहले देखेंगे सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में क्या लिखेंगे, यदि बहुसंस्कृतिवाद को सही ढंग से लागू किया जाए तो यह सामाजिक तनाव और असंतोष को कम करता है। यानी अगर इसे सही तरीके से चला जाए तो ये समाज में जो तनाव है, असंतोष है, उसको कम करने की ये बात करता है या प्रयास करता है। पहचान की मान्यता मिलने पर अल्पसंख्यक समुदाय मुख्यधारा से अलगाव महसूस नहीं करते, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी करते हैं। यानी जो अल्पसंख्यक हैं फिर वो भी अपने आप को सेम ही मानने लगते हैं औरों की तरह। तो इसलिए वो जो लोकतंत्र है उसकी जो भागीदारी है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसमें अधिक भागीदार बनते हैं। उदाहरण के लिए कनाडा और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में बहुसांस्कृतिकवाद नीतियों ने सामाजिक शांति और सह अस्तित्व को बढ़ाया है। उदाहरण के लिए आप कनाडा और स्विट्ज़रलैंड का लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। जहाँ पर ये बहुसंस्कृतिवाद की जो नीतियाँ हैं उन्होंने समाज में शांति और सह अस्तित्व को बढ़ाने का कार्य किया है। अगर हम इसके नकारात्मक पक्ष देखें तो नकारात्मक पक्ष में आप क्या लिखेंगे, कई बार बहुसांस्कृतिकवाद मतभेद को कम करने के बजाय इन्हें और स्पष्ट कर देता है या और ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुसंस्कृतिवाद इसमें हम और वह की मानसिकता गहरी हो जाती है। जैसे यूरोप के कई देशों में प्रवासी समुदाय और मूल निवासियों के बीच संघर्ष है। यानी देखिए जब बहुसंस्कृतिवाद बढ़ जाता है तो हम और वह, ये जो भावना है ये पैदा हो जाती है कि हम तो भैया इस देश के हैं, वह तो आए हैं इस देश में, तो ये लोग हमारे देश के नहीं हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो बन जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यूरोप का उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भारत में भी कभी कभी सांस्कृतिक विविधता सांप्रदायिक तनाव में बदल जाती है और कभी कभी जो सांस्कृतिक विविधता है वो सांप्रदायिक तनाव में बदल जाती है। हमारे भारत में भी ऐसी चीज़ हो जाती है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में आप इस क्वेश्चन के क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आप इस क्वेश्चन के लिखेंगे बहुसांस्कृतिकवाद आधुनिक लोकतंत्र की अनिवार्य वास्तविकता है, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि आज के समाज बहुजातीय, बहुधार्मिक और बहुभाषाई है। यह पूरी तरह से मतभेदों को रोक नहीं सकता, लेकिन यदि इसे सामान्यता, न्याय और वैधिक मूल्यों के ढांचे में अपनाया जाए तो यह मतभेद को कम करने और यह अस्तित्व को मजबूत करने में सहायक होता है। यानी अगर इसे सही तरीके से यूज़ किया जाए तो जो मतभेद हैं और जो सह अस्तित्व है उसको मजबूत करने में ये हेल्प करता है, जो मतभेद है उसको कम करता है। इसीलिए बहुसंस्कृतिवाद ना तो मतभेद को पूर्ण समाधान है और ना समस्या मात्र, बल्कि यह विविधता को संभालने और लोकतंत्र को समावेशी बनाने का एक प्रयास है। यानी हम कह सकते हैं निष्कर्ष में कि जो बहुसंस्कृतिवाद है ना तो वो पूरी तरीके से समाज को शांत करता है और एकजुट करता है और ना ही पूरी तरीके से तोड़ता है। तो इसीलिए ये समावेशी बनाने का प्रयास करता है जहाँ पर सभी लोग एक तरह से समान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहनशील समाज से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी आपको बताना है सहनशील जो समाज होता है वो क्या है, आप उससे क्या समझते हैं। तो प्रस्तावना से देखेंगे, सहनशीलता आधुनिक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी समाज की मूलभूत सिद्धांत है। यानी ये जो है ये हमारे आधुनिक लोकतंत्र और बहुलतावादी जो समाज है उसकी मूलभूत सिद्धांत में से एक है। सहनशील समाज वह है जहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति, विचारधारा और जीवन शैली शांति और सम्मान के साथ अस्तित्व करता है। वही जो है हमारा सहनशील समाज कहलाता है। ये केवल असहमति को सहन की प्रवृत्ति नहीं, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता और विविधता को मान्यता देने की क्षमता है। यानी ये जो है ये सिर्फ असहमति को महसूस करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दूसरों की जो स्वतंत्रता है, उसकी जो विभिन्नता है, उसको मान्यता देने की भी क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे अब हम देखेंगे सहनशील समाज का अर्थ, यानी सहनशील जो समाज है इसका क्या अर्थ है। तो इसमें आप लिखेंगे सहनशील समाज का अर्थ है ऐसा समाज जहाँ विविधता को नकारा नहीं जाता बल्कि उसको सम्मान किया जाता है। यानी ऐसा समाज जहाँ विविधता को नकारा नहीं जाता, उसको मना नहीं किया जाता कि भैया नहीं है विविधता या ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, नहीं, उसको सम्मान किया जाता है कि हाँ हम विविध हैं पर फिर भी साथ हैं। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे ये है समाज आलोचना और भेदभाव की गुंजाइश को वो भी स्थान देता है। यानी जो भेदभाव होते हैं, जो आलोचना होती है, उसकी जो गुंजाइश होती है उसको भी स्थान देता है कि हाँ ये भी ज़रूरी है अगर हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो। क्योंकि अगर जब तक कोई हमारी बुराइयां ना बताए हम इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को भी ये स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जॉन लॉक जैसे उदारवादी चिंतकों ने सहिष्णुता को धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा से जोड़ा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जॉन लॉक ने क्या कहा है। अब हम देखेंगे सहिष्णु समाज की विशेषताएं कि सहिष्णु जो समाज होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहले आप लिखेंगे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय रखने व्यक्त करने का अधिकार, यानी हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है और उसे अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, किस तरह से विभिन्न समूह अपनी परंपराओं और मान्यताओं को स्वतंत्र रूप से जी सकें। यानी कोई भी रोक टोक नहीं होती किसी की भी मान्यता हो या फिर किसी की भी चीज़ों में, ताकि जो सभी समूह हैं वो अपनी मान्यताएं, अपनी जो परंपराएं हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से जी सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे असहमति की स्वीकृति, किस तरह से मतभेद को दबाने के बजाय उसे लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा माना जाता है, ताकि जो कोई भी व्यक्ति है वो अपने विचार, अपनी जो सोच है उसको रख सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अहिंसा और शांति, किस तरह से सहिष्णु समाज हिंसा की बजाय संवाद और समझौतों पर जोर देता है, ताकि जो समाज है उसमें ये हिंसा ना हो, संवाद और समझौतों से ही सारी जो सिचुएशन है उसे ये निपटाया जा सके। अब हम देखेंगे सहिष्णु समाज का महत्व, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है इसका। तो इसमें आप लिखेंगे यह लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है, यानी ये लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है, यही है जो अल्पसंख्यकों के और कमज़ोर वर्गों के बारे में आवाज़ उठाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक एकता और शांति बनाए रखने में ये सहायक है, क्योंकि देखिए ये हिंसा को नहीं बल्कि बातचीत से किसी भी मामले को ख़त्म करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विविधता से समृद्ध संस्कृति और ज्ञान का विकास करता है, यानी विविधता से जो समृद्ध संस्कृति है, ज्ञान है, उसके विकास को बढ़ावा देता है, उसका विकास करता है। ठीक है, चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे सहिष्णु समाज केवल सहने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, यानी ये सिर्फ इसका अर्थ ये नहीं है कि सहते जाओ, नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से विविधताओं का सम्मान करने और असहमति को रचनात्मक रूप से स्वीकार करने की प्रक्रिया है। यानी जो असहमति है उसे एक तरह से रचनात्मक रूप से स्वीकार करने की ये प्रक्रिया है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की स्थिरता और प्रवृत्ति के लिए सहिष्णु अनिवार्य है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अतः सहिष्णु समाज न्याय, समानता और स्वतंत्रता की आधारशिला है, यानी जो हमारी समानता है, न्याय है और जो वो समाज है, इन सभी की एक तरह से आधारशिला है सहिष्णु समाज। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड यहाँ आपके फुल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल में क्या है, आपको इन सभी के जो नोट्स हैं, कोई भी ऑफिशियल नोटिस है तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप अपने किसी की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे यहाँ बता सकते हैं। यहाँ आप सारे नोट्स देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहीं नोट्स देती हूँ तो क्या होता है कि बच्चे कमेंट्स करते हैं, स्टूडेंट अपने क्वेरीज रखते हैं, तो वो जो मेरी तरफ से PDF गई हुई होती है या नोट्स गए हुए होते हैं वो ऊपर पहुँच जाते हैं। फिर जो स्टूडेंट होते हैं वो दोबारा एक ही चीज़ को मांगते हैं। इस वजह से मैं सारे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूँगी। आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर भी आप अपनी
स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, एंड इन सभी का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।